ब्रेक के बाद नमस्कार। उत्तराखंड खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केतनी। उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना को अभी कुछ ही दिन हुए थे कि चमोली के थराली तहसील में देर रात बादल फटने की घटना सामने आई। इस घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे जिला प्रशासन थराली आपदा प्रभावित क्षेत्र में राहत व बचाव कार्य में जुटा हुआ है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी स्वयं मौके पर मौजूद रहकर कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने स्थानीय लोगों से जानकारी ली। भारी बारिश को देखते हुए थराली, देवाल और नारायण बगड़ विकासखंड के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर दी गई है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस बल की टीम मौके पर युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। अवरुद्ध मार्गों को सुचारू करने का कार्य भी किया जा रहा है। पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में मानसून ने एक बार फिर से गति पकड़ ली है। प्रदेश जहां हाल ही में आई उत्तरकाशी के धराली में आपदा से पीड़ित है, वहीं देर रात प्रदेश के चमोली जिला के थराली क्षेत्र में भी बादल फटने से बड़ी तबाही सामने आई है। इसको लेकर धर्मपुर विधानसभा के विधायक विनोद चमोली ने बताया कि पिछले काफ़ी समय से उत्तराखंड में भारी नुकसान बादल फटने से हुआ है। साथ ही बरसात के कारण लगातार घटनाएं होती जा रही हैं, इसके लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपदा के बाद परिस्थितियों से निपटने व भविष्य में राहत व बचाव को लेकर सरकार प्रयासरत है, वो चिंतन कर रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले 8 वर्षों से वे विधायक के पद पर कार्य कर रहे हैं और हर वर्ष कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिला है। बरसात आने से पहले ही सुधार कर दिया जाता है। आईएसपीटी, कारगी, भानुवाला, मोथरावाला सभी जलभराव वाले क्षेत्रों में दिक्कतें कम देखने को सामने आई हैं। यह कहा जा सकता है कि सरकार सही दिशा में कार्य कर रही है और शीघ्र ही देहरादून को जलभराव जैसी समस्याओं से छुटकारा भी मिलेगा। बादल फटने की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और हम देख रहे हैं कि लगातार घटनाएं होती जा रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बहुत भारी नुकसान उत्तराखंड में इस बार बरसातों के दौरान हुआ है और अभी बरसात चल रहा है, इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। चिंता है कि किस तरह से आपदा के बाद जो परिस्थितियां बन रही हैं कैसे उससे निपटा जाएगा। हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, लोगों को कैसे राहत दी जा सकती है और आगे भविष्य में लोगों को नुकसान न हो इसके लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं, उस पर सरकार लगातार चिंता कर रही है, चिंतन कर रही है और आगे उस पर कार्रवाई करेगी। जहाँ तक मेरी विधानसभा का प्रश्न है, तो पिछले 8 वर्षों से मैं लगभग यहाँ पर विधायक के नाते काम कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि हर वर्ष कहीं न कहीं चीज़ों में सुधार हो रहा है। और जैसे पिछली बार की बहुत बड़ी-बड़ी घटनाएँ मेरे सामने आई थी। एक बार आज़ाद कॉलोनी का जो मेरा नाला है, वहाँ पूरी गाड़ी तक बह गई थी, एक व्यक्ति की डेथ भी हो गई थी। इस बार उस तरह की घटनाएँ नहीं हुई हैं। छुटपुट घटनाएँ जो आज़ाद कॉलोनी के नीचे जो हम लोअर कारगी बोलते हैं, उस क्षेत्र में 1-2 मकान गिरने की घटनाएँ हुई हैं, जो कि पुश्ते के ऊपर बने हुए थे। मैं वहाँ मौके पे गया भी, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा जान-माल का नुकसान नहीं हो पाया, उसको हमने बचाया है। तो मैं कह सकता हूँ कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है और आने वाले समय में इस प्रकार से जलभराव से देहरादून को निजात मिलने जा रही है। चमोली के थराली तहसील में देर रात बादल फटने की घटना को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। करण मेहरा ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि यह भीषण हादसा है और प्रदेश में ये तीसरी घटना घट गई है। धराली के बाद बड़कोट, अब थराली में ये तीसरी घटना घट गई है। उससे पहले बड़कोट में भी हुई थी, इसमें 7 लोग लापता और 4 लोगों की मौत हुई थी। धराली में बहुत बड़ी घटना हुई है, निश्चित ही दुखद घटना है और जो वहाँ से अभी तक समाचार मिल रहे हैं उसके हिसाब से एक लड़की मकान में दबी है और 1-2 लोग लापता हैं। लोगों की गाड़ियां बह गई हैं, स्कूटी, मोटरसाइकिल सभी दबी हैं। असल में चमोली ज़िले में ही लगातार तीसरी या चौथी ये घटना हो गई है, तो बहुत दुख का समय है और हम सबको एक होकर एक दूसरे की मदद करने की आवश्यकता है। देखिए, बहुत भीषण हादसा है और ये तीसरी घटना घट गई है। धराली के बाद बड़कोट के पास हुआ है और अभी ये तीसरी घटना घट गई है। और उससे पहले बड़कोट में भी हुई थी, इसमें 10 लोग मतलब 7 लापता हैं और 4 की जो है डेथ हुई थी। धराली में बहुत बड़ी घटना हुई है, निश्चित ही दुखद घटना है। और जो वहाँ से अभी तक समाचार मिल रहे हैं उसके हिसाब से एक लड़की जो है मकान में दबी है और 1-2 लोग मिसिंग हैं और जान का बहुत नुकसान हुआ है, माल का नुकसान हुआ है, लोगों की गाड़ियां बह गई हैं, स्कूटी, मोटरसाइकिल सभी दबी हैं। अभी मैंने पता किया तो अभी एसडीएम वहाँ पहुँचे हैं और प्रशासन की तरफ से राहत कार्य जल्दी शुरू होगा। असल में चमोली ज़िले में ही लगातार तीसरी या चौथी ये घटना हो गई है,
तो बहुत दिक्कत का समय है और हम सबको एक हो गए, एक दूसरे की मदद करने की आवश्यकता है। जहां एक और पूरा उत्तराखंड प्रदेश उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के दुख से अभी तक उभर नहीं पाया है, वहीं देर रात प्रदेश के चमोली जिले के थराली में भी बादल फटने से एक और आपदा ने एक बार पुनः प्रदेश को चिंता में डाल दिया है। सारा प्रदेश इस समय पीड़ितों के लिए प्रार्थना करता दिखाई दे रहा है। वहीं प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने बताया कि मानसून के चलते प्रदेश इस समय आपदा की चपेट में है। सरकार पूरी तरह से आपदा ग्रस्तों को सहायता प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग के जरिए अधिकारियों को दिशा निर्देश देने का कार्य कर रहे हैं। स्वास्थ्य, भोजन, पानी, कपड़े इत्यादि को शासन प्रशासन द्वारा आपदा ग्रसित क्षेत्रों में भेजने का कार्य जारी है। जिनका भी नुकसान आपदा में जनता का हुआ है, उसके लिए भी आर्थिक सहायता के लिए सरकार के द्वारा चिंतन किया जा रहा है। साथ ही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी आपदाएं ना आए, वो प्रदेश के लोग सुरक्षित रहें। देखिए बहुत ही दुखद है जिस तरीके से, क्योंकि बरसात चल रही है और बरसात के चलते हमारा प्रदेश इस वक्त आपदा की चपेट में है और आपदा से ग्रस्त जो लोग हैं उनको सरकार अपनी तरफ से पूरी मदद देने की कोशिश कर रही है और किसी को भी हानि ना हो ये पूरी कोशिश कर रही है। और जहां पर जिन क्षेत्रों में आपदा आती है वहां पर मुख्यमंत्री जी स्वयं मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर के कोई भी व्यवस्था खराब ना हो, वहां पर सारी चीज़ें पहुंचने का काम हो। चाहे स्वास्थ्य की मैं बात करूं, चाहे वहाँ लोगों के बीच में खाद्य सामग्री को पहुंचाने की बात करूं या उनके गर्म कपड़े भेजने की बात करूं या किसी भी प्रकार की जो मदद है, आर्थिक मदद है और जो नुकसान उनका हुआ है इसकी भरपाई कैसे हो, इसके लिए सरकार चिंतन कर रही है, इसके लिए सरकार काम कर रही है। और कहीं पर भी जहाँ पर भी इस तरह की आपदाएं आ रही है, ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि ऐसी आपदाएं ना आए और लोग हमारे इस उत्तराखंड के सुरक्षित रहें। पौड़ी जनपद के तलसारी गांव में आत्महत्या करने वाले युवक जितेंद्र सिंह के परिजनों से जिलाधिकारी पौड़ी स्वाति एस भदौरिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने मुलाकात की। दोनों अधिकारियों ने शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें ढांढस बंधाया और आश्वस्त किया कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि अपराधी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा और आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। डीएम एवं एसएसपी ने मौके पर ग्रामीणों से भी संवाद किया और भरोसा दिलाया कि प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ हर समय खड़ी है। परिवार की मदद के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे और न्याय दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। अधिकारियों की इस पहल से ग्रामीणों में भी भरोसा जगा। इस दौरान मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी ने भी टेलीफोन के माध्यम से मृतक के परिजनों से बात कर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रशासनिक और शासन स्तर की इस पहल ने पीड़ित परिवार को कुछ हद तक संबल प्रदान किया। इस घटना के दौरान पीड़ित के दो दोस्त भी वाहन में उस समय मौजूद थे जब ये घटना हुई। दोनों साथियों ने घटना के उपरांत इस सूचना की जानकारी परिजनों को दी। परिजन उस समय घटना के समय देहरादून में मौजूद थे और परिजन देहरादून से आते हैं। लगभग 8 बजे वो पौड़ी पहुंचते हैं और लगभग 8:30 बजे ये सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। हमारी टीम्स के द्वारा एफएसएल की टीम्स को मौके पर बुलाया गया और घटनास्थल से जो भी फोरेंसिक के आधार पर जो हमने साक्ष्य एकत्रित किए हैं, घटना में जो वाहन और जो वेपन प्रयुक्त हुआ है उसको हमारे द्वारा सीज किया गया है। एफएसएल की टीम्स के द्वारा प्राइमा फेसाई ये भी पाया गया है कि जो पीड़ित है उसके हाथ में गन पाउडर के निशान थे। घटनास्थल से हमारे द्वारा ब्लड सैंपल्स भी कलेक्ट किए गए हैं। परिजनों की तहरीर के आधार पर हमारे द्वारा 108 बीएनएस में अर्थात अबेटमेंट टू सुसाइड में इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। चूंकि पीड़ित के द्वारा घटना से पूर्व इसमें एक सोशल मीडिया पर वीडियो डाला गया था और पीड़ित के द्वारा ये एलिगेशन लगाई गई थी कि एक व्यक्ति के द्वारा उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। किसी लैंड की डील को लेकर एक व्यक्ति को इन्होंने कुछ रुपए दिए और जब वो रुपए वापस नहीं मिले तो उस वजह से ये पीड़ित काफी समय से मानसिक रूप से प्रताड़ित था, परेशान था। पिछले 1 माह से ये व्यक्ति परेशान था। हम लोगों ने जो जांच में अभी तक तथ्य आए हैं, जो
मोबाइल्स इत्यादि की जो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की है, उसमें भी आया है कि इस पीड़ित के द्वारा 6 अगस्त और 18 अगस्त को वीडियो बनाए गए आत्महत्या करने हेतु, जिससे ये प्रतीत होता है कि व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान था और आत्महत्या करने का प्रयास या प्लान जो था वो पहले से इनके द्वारा किया जा रहा था। गैरसैंण अंतर्गत भराड़ीसैंण में विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मानसून सत्र में कांग्रेस के विधायकों द्वारा सदन में तोड़ फोड़ किए जाने की काशीपुर भाजपा ने कड़ी निंदा करते हुए महाराणा प्रताप चौक पर राहुल गांधी का पुतला फूंका। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पीसीयू चेयरमैन राम मल्होत्रा ने कहा कि विपक्षी दल कांग्रेस के विधायकों का ये कृत्य अक्षम्य है। अभी जो हमारे यहाँ विधानसभा का सत्र गैरसैंण में चल रहा था, उसमें जिस तरीके से विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों ने व्यवहार किया और वहाँ पर तोड़फोड़ की, वहाँ पर क्या नाम है बिल फाड़ कर फेंके, तो उससे उनकी मानसिकता उजागर होती है कि किस तरीके के कृत्य करने में कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। जनता की बात विधानसभा में रखकर, जनता की समस्याओं को रखने के लिए विधानसभा का सत्र होता है, लेकिन उस सत्र को इन्होंने हंगामे की भेंट चढ़ा दिया। और जिस तरीके से कोई भी सत्र चलाने में खर्चा होता है, तो उस खर्चे का भी दुरुपयोग हुआ। तो मेरा मानना यह है कि जो कांग्रेस के केंद्र के नेता हैं, आज जो हमने राहुल गांधी का पुतला फूंका, उसके पीछे मंतव्य है कि जो इनका केंद्र का शीर्ष नेतृत्व है, वो भी अपने विधायकों को और अपने संगठन के लोगों को ये ट्रेनिंग दे कि किस तरीके से जो है वो विधानसभा में जो व्यवहार किया जाता है, किस तरीके से विधानसभा का सत्र चलता है। और हंगामों की भेंट, चाहे वो विधानसभा हो और चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा या लोकसभा के सत्र को हंगामे की भेंट चढ़ाकर जनता के धन का दुरुपयोग हो रहा है और जो जनता की समस्याएं हैं उनका कोई निर्णय नहीं हो पा रहा। और जो है जो कांग्रेस और उसके विरोधी दल हैं, वो लोकसभा में भी जो है वो इस तरीके के कार्य करके जो है। देहरादून स्थित लैंसडाउन चौक में महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल की अध्यक्षता में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार का पुतला दहन किया। भाजपा महानगर के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों द्वारा की गई अनुशासनहीनता एवं गैर संवैधानिक कृत्यों के विरोध स्वरूप कांग्रेस विधायकों का पुतला दहन किया। भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि गैरसैंण विधानसभा के मानसून सत्र में जिस प्रकार का अमानवीय व्यवहार कांग्रेस विधायकों द्वारा किया गया, यह बेहद गैर जिम्मेदाराना था। देखिए, विषय सबके सामने है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र को विधानसभा के अंदर तार-तार करने का काम किया, जिस तरीके से सदन को नहीं चलने दिया, जिस तरीके से वहां पर रात भर पिकनिक मनाया, क्या ये उत्तराखंड की जनता ने वो विधानसभा गैरसैंण में इसलिए बनाई है कि ये अपना रजाई गद्दा लेकर वहां पर सोएंगे? क्या वहां पर उत्तराखंड के विकास की बातें होनी थी, जिसको इन्होंने पूरे 2 दिन तक बाधित किया और जिस वजह से ये सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। आज आप देख रहे हैं स्थानीय लोगों में कितना गुस्सा इस बात को लेकर है कि कांग्रेस पार्टी ने जो काम इस बार विधानसभा के अंदर किया, बहुत गलत किया, बिल्कुल गलत किया और लोग उसकी घोर भर्त्सना कर रहे हैं। नगर निगम रुड़की में रामपुर चुंगी के पास हुई कुछ घंटे की बरसात ने नगर निगम रुड़की के दावों की पोल खोलकर रख दी। यहां पर बरसात रुकने के कई घंटे बाद भी कई फीट तक पानी भरा हुआ नजर आया। इस जलभराव में कई बसें, कई बाइक और अन्य कई वाहन पानी भरने के कारण बंद हो गए, जिनको ट्रैक्टर की मदद से लोग खींच कर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि नगर निगम रुड़की के मेयर पद के चुनाव में हर कोई प्रत्याशी रुड़की शहर को जल भराव से मुक्ति दिलाने का वादा करता है, लेकिन जीतने के बाद वे अपने वादों पर खरा नहीं उतर पाता है, जिस कारण ये शहर को लगातार जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। नगर निगम रुड़की की मेयर अनीता अग्रवाल भी इसी राह पर चलती हुई नजर आ रही हैं। भाजपा के टिकट पर मेयर का चुनाव जीतने वाली अनीता अग्रवाल भी शहर को जल भराव से मुक्ति नहीं दिला पाई हैं। बहुत बुरा हाल है। अब स्कूल की बसें जा रही हैं, बच्चे उन्हें बैठे हैं, दुनिया भर की बसें खड़ी पड़ी हैं पीछे।
कितना पानी है यहाँ पे? अभी तो उतर गया 3 बजे 4 बजे करीब आता था, कोई 6 फुट पानी था, 5.5-6 फुट। अच्छा, ये बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे बंद भी हो गई हैं, लोग जा नहीं पा रहे इधर उधर, कुछ ट्रैक्टर लगाए गए हैं स्थानीय लोगों के द्वारा। बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत परेशानी हो रही है लोगों को। नगर निगम के जो मेयर हैं वो हमेशा कहते रहे हैं जो भी जीतता है कि जल भराव नहीं होगा। कोई नहीं होगा, सब कहने चलेगा, कोई नहीं होगा, सब कहना कहना उनका गलती ना आना कभी। डोईवाला में बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। लगातार हो रही बारिश के कारण नाले खाले उफान पर हैं और कई जगह जल भराव से लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं। मार्कम ग्रांट के बुल्लावाला गांव में लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिसके कारण एक घर का पुश्ता ढह गया और पुश्ता क्षतिग्रस्त होने से परिवार के 13 लोगों पर जान का खतरा मंडरा रहा है। सैनी आश्रम हरिद्वार का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर सैनी समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर मंगलौर के झबरेड़ा तिराहा पर पूर्व मंत्री का पुतला दहन किया। आपको बता दें कि सैनी समाज के लोगों में पूर्व कैबिनेट मंत्री और सैनी आश्रम कमेटी के संरक्षक राम सिंह सैनी के खिलाफ भारी रोष देखने को मिल रहा है। इसको लेकर उनके कई जगहों पर सैनी समाज के लोग उनका पुतला दहन कर रहे हैं। सैनी समाज के लोगों का कहना है कि राम सिंह सैनी ने बिना किसी को बताए आश्रम की फर्जी कमेटी बनाकर गैर जिम्मेदाराना हरकत की है और पूरे सैनी समाज की धरोहर सैनी आश्रम हरिद्वार को अपने ही लोगों को जिम्मेदार बना दिया, जिससे सैनी समाज के लोगों के खिलाफ भारी रोष है। वैसे तो हमें बड़ा दुख हो रहा है, पर जब दुख का कारण ही राम सिंह जी हैं तो इसका निस्तारण कौन करेगा? निस्तारण तो उन्हें करना, क्यों तो उन्होंने कमेटी बनाई और जब समाज से आ रहा है क्यों वो निरस्त नहीं करना चाहते? इसे निरस्त करता खत्म कहानी और फिर बैठ के समाज के बीच में जो कुछ करते आए पहले से उनका सब ने सम्मान करा, जिसे उन्होंने हाथ रख दिया वही बन गया। अब भी ऐसे ही कर ले, पर इसे क्यों, क्या जरूरत है इसकी बनाने की? जब ये 103 साल तक सैनिक सभा चली आ रही है, उसी पर अपना जो भी बदलाव करना उस पर कर लो। तो मेरा तो इतना ही कहना है भाई, ऐसा समाज के लिए अगर वो जाने गए तो पहले समाज ने उन्हें जनाने का काम करा, ये समाज ही ने जनाने का काम करा जो आज वो वहाँ तक है। ये कर उनके कुछ पिछले कहाँ पजामे पराने सिखाए रहते रहे। इन तो पहले जमींदारा था, ठीक है, बहुत तगड़ा जमींदारा था, ये जो उनसे बता रहे बात। तो भाई ऐसा यह समाज की पीड़ा इसे जितनी जल्दी कमेटी को, फर्जी कमेटी को ये निरस्त कर देंगे उतनी जल्दी इनका ये शांत हो जाएगी। हमारी बिरादरी नहीं शांत होने वाली है। जवालापुर को हड़पने के लिए कूटनीतिक दस्तावेज तैयार कर लिए रामपुर गृह मंत्री राम सिंह सैनी जी ना, इनके खिलाफ पूरा समाज, पूरे भारतवर्ष का अभी एक 3 तारीख को मीटिंग हुई थी। इसमें सहारनपुर के, यूपी के, राजस्थान के, हरियाणा के, हरिद्वार के ऊपर कभी लोग दूर से लोग वाग आए थे। उन्होंने कहा बहिष्कार कर दिया सबने, यही कहा जल्दी दूसरा चुनाव कराओ और उसी बॉडी भंग करो, दूसरा चुनाव बनाकर यहाँ अध्यक्ष बनाओ और इस बॉडी को भंग कराओ। और ये नहीं मानने तो कुछ ही टाइम जा रहा है इनका वहाँ अंदर जाने के लिए। इनका मुकदमा दर्ज कराओगे इनके खिलाफ और जोर थोर से इनके खिलाफ बहिष्कार करा जाएगा। तो पुतला फूक दिया इनके खिलाफ, जगह जगह पुतले फूक रहे। कल सहारनपुर में फूके थे, आज यहाँ फूक दिया, कल को किसी और चौराहे फूका। हर समाज चारों कोनों में पुतले फूक रहे, पूरे देश वर्ष भारतवर्ष में पूरे पुतले फूक रहे। देहरादून के जाने माने हॉस्पिटल ग्राफिक एरा के डॉक्टरों के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि कैसे अस्पताल में 2 जटिल मामलों में ब्रेन खोले बिना मरीज की नवीनतम तकनीकों से सर्जरी करने में बड़ी सफलता हासिल की। पहले मामले में एक 27 वर्षीय महिला को लंबे समय से वजन बढ़ने, चेहरे पर सूजन, मासिक धर्म में अनियमितता, उच्च रक्तचाप और किडनी स्टोन जैसी समस्याओं से कारण पान के एंक्रोलॉजी विभाग में लाया गया था। जांचों और लैब रिपोर्ट्स में पता लगा कि रोगी ACTA डिसेंट कुटिंग सिंड्रोम, पिट्यूटरी माइक्रो एंडेनोमा में पीड़ित थी। 3 टेस्ला डायनेमिक पिट्यूटरी MRI में उनके 6 मिलीमीटर का ट्यूमर पाया गया। ग्राफिक एरा के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने एंडोस्कोपिक द्वारा नेजल न्यूरो नेविगेशनल तकनीक का उपयोग करके इस महिला कर ब्रेन को खोले बिना एक सर्जरी से इलाज करने में सफलता पाई। दूसरे मामले में 24 वर्षीय युवती के MRI में पिट्यूटरी ग्रिश में ट्यूमर असामान्य स्थान पर पाया गया, जिससे पिट्यूटरी फोमा की हड्डी पर भी बुरा असर पड़ रहा था। बिना ब्रेन खोले इस रोगी की भी सर्जरी की गई। हमने ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कुछ ऐसी बीमारी का इलाज किया है कि जिस बीमारी के इलाज के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था।
ये कंडीशन कुशिंग डिजीज़, जिसमें कि पिट्यूटरी ग्लैंड में एक ट्यूमर डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर में हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है। मोटापा बढ़ना, पीरियड में इरेगुलरिटी होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, शुगर में गड़बड़ी आना और लॉन्ग टर्म में शरीर में बहुत अनियमितता आना इस बीमारी की वजह से होते हैं। हमारे पास में दोनों यंग एज की गर्ल्स थी, एक गर्ल का मैरिज हो चुका था और एक अभी छोटी हैं। दोनों लड़कियों में हमने जब इवैल्यूएशन किया तो उनको कुशिंग डिजीज़ डायग्नोस किया उनकी बीमारी की वजह से, और फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम इस बीमारी का इलाज सर्जरी के द्वारा ही करना है और उस सर्जरी में पिट्यूटरी ग्लैंड का सर्जरी करना है। और हमारे अस्पताल में बहुत ही एक्सपर्ट पिट्यूटरी सर्जन अवेलेबल थे, तो उसके लिए उनको सेवाएं ली गई और इस बीमारी का हमने सक्सेसफुल ट्रीटमेंट किया। आज दोनों लड़कियां लगभग हमारे पास में 3 से 6 महीने सर्जरी के बाद एक नॉर्मल लाइफ जी रही हैं, और जो कि हमारे लिए एक बहुत गर्व का विषय है। इसलिए गर्व का विषय है कि अब तक इस तरह की सर्जरी के लिए इन लोगों को बाहर जाना पड़ता था, परिवार को तकलीफ लेनी पड़ती थी, बहुत सारा पैसा खर्चा होता था, और सक्सेसफुल सर्जरी होने की भी कोई गारंटी हमेशा ऐसा नहीं होती है। तो हमने इस तरह से एक अपना योगदान दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इसको सराहेंगे। थैंक यू। इन सर्जरीज में होती है एक प्रॉपर टीम ना होने की। वो फॉर्चुनेटली इस चैलेंज को हम लोग ने मीट किया है, ओवरकम किया है इस हॉस्पिटल में। चैलेंज ये था कि डायग्नोसिस के बाद इस ट्यूमर तक पहुंच के उसको निकालना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इसमें हमारी न्यूरो सर्जरी टीम, न्यूरो एनेस्थीसिया टीम और न्यूरो क्रिटिकल केयर टीम का बहुत बड़ा रोल है, और इसमें एंडोस्कोपी, न्यूरो एंडोस्कोपी एंड न्यूरो नेविगेशन, ये दोनों के बिना ये चीज़ संभव नहीं था। चैलेंज होता है वहाँ तक पहुँचना। नाक के जरिए हम लोग ने ऑपरेशन किया, ये ब्रेन के जरिए नहीं होता ये ऑपरेशन। बहुत छोटी सी ट्यूमर होती है, एक मटर के दाने के अंदर एक पेपर के सीड, एक मिर्च के सीड की तरह एक छोटी सी ट्यूमर, और नॉर्मल ग्लैंड को नाक नुकसान पहुंचाए, हमें एबनॉर्मल चीज़ को बाहर निकालना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है, और ये हम लोग ने सक्सेसफुली हम लोग कर पाए। इसीलिए आज पेशेंट 3 से 6 महीने के बाद आज पेशेंट अपने नॉर्मल ज़िंदगी में, नॉर्मल लाइफ में अपनी फैमिली भी कंप्लीट कर सकती है, जो शादीशुदा महिला थी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ के लोगों के लिए इस सुविधा को ग्राफिक एरिया हॉस्पिटल में, न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट में इस सुविधा को लेना और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीने की संभावना को और बढ़ाना। थैंक यू वेरी मच। ग्राफिक एरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और एक्स CAPF पर्सनल एसोसिएशन के बीच सस्ती दरों पर उपचार के लिए MOU किया गया है। इस MOU के तहत पूर्व अर्धसैनिक बलों के जवान, सेवारत कर्मियों तथा उनके आश्रित परिजनों को CGHS द्वारा स्वीकृत दरों पर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। मैं बाकियों के बारे में क्या बोल सकता हूँ, मैं तो अपने ही बारे में बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं ECHS एम्पैनल्ड हूँ। मेरा बेटा 30 साल का, उसको ECHS का बेनिफिट नहीं है, बट ग्राफिक एरा ने वो फैसिलिटी उसको एक्सटेंड कर दी। इसी तरह से चाहे वो जूनियर मोस्ट जवान हो, चाहे वो सीनियर मोस्ट जनरल हो, सबके बच्चों को, सबके बेटा बेटी, बेटे की वाइफ, बेटी का हस्बैंड, मदर फादर, सबको ये फैसिलिटी ग्राफिक एरा ने एक्सटेंड कर दिया। अब इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि वो आर्म्ड फोर्सेस वाला हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस वाला हो, या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का हो। मतलब मेरे ख्याल से उत्तराखंड में अगर मैं देखना चाहूँ तो प्रत्येक घर में एक ना एक फौजी है, तो यानी कि करीब करीब पूरा उत्तराखंड कवर हो गया। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? फौजी, मैं फौजी नहीं, सिर्फ पैरामिलिट्री मतलब आर्म फोर्स। उत्तराखंड खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।